स्वागत है आप सभी का एमआर स्टडीज पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले उपविषय शब्द निर्माण के तहत पहली प्रक्रिया जो होती है उपसर्ग उपसर्ग आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 1 से 3 या 5 अंक तक भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे में हमारे अंक न कटें, इसलिए इस टॉपिक को आपके लिए बड़े ही बेहतर तरीके से कम समय में करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम उपसर्ग की तरफ, जो हमारा आज का विषय रहेगा। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक यानी कि अर्थ सहित लघुत्तम सबसे छोटे खंड हैं। शब्दांश है, वो शब्दों के अंश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग दो शब्दों अर्थात उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें दोस्तों उप का अर्थ होता है समीप, उसके पास होना, उसके निकट होना, और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है, उसकी रचना करना होता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर के, उसकी शुरुआत में आकर के उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, या नए शब्द का निर्माण ही कर देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे परि प्लस ईक्षा। दोस्तों, तो ये देखिए दो शब्दों का योग है, परि प्लस ईक्षा, तो इसमें शब्द का निर्माण हुआ परीक्षा। तो इसमें जो ईक्षा का अर्थ है वो है दृष्टि, विचार, और परि का अर्थ है चारों ओर। तो इस प्रकार नए शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान, किसी की जांच परख। परि चारों ओर, ईक्षा शब्द है दृष्टि, और देखिए उसका दोनों का ईक्षा शब्द के आगे परि जुड़ने से परीक्षा बन गया, जबकि वो दोनों का अर्थ ही बदल गया। परीक्षा शब्द बन गया, नया शब्द बन गया, और उसका अर्थ होता है इम्तिहान, जांच, परख। तो दोस्तों, ये है उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग के भेद जानते हैं अब। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, विदेशी या आगत के उपसर्ग। देखिए, सबसे पहले हमारे पास तत्सम। बहुत से स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। दोस्तों, इसके देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास। सम, तत्सम, सम जुड़ा है, सम मतलब समान, तो जो संस्कृत के शब्द हैं उसी के समान ही वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग के भेद में सबसे पहले है संस्कृत के या तत्सम के उपसर्ग, फिर है तद्भव। जब हमें तत्सम का पता है कि वो संस्कृत से ही संबंधित हैं, तो दूसरा क्या है, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें मोल्ड कर दिया गया है, हिंदी में अपना लिया गया है। अपनाया तो संस्कृत वालों को भी हुआ है, लेकिन उनमें थोड़ा सा विकार उत्पन्न हुआ है। और इसके बाद है तीसरा विदेशी या आगत उपसर्ग। दोस्तों, कि विदेशी या दूसरी भाषाओं के जो हिंदी में उपसर्ग प्रयोग होते हैं, उन्हें विदेशी या आगत के उपसर्ग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने आसपास सभी के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा देखिए पहले। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, मूल रूप मतलब उन्होंने अपना कुछ भी नहीं, विकार नहीं लिया है, तो एज इट इज़ ही वो संस्कृत में प्रयोग हो, संस्कृत वाले हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उन्हीं को संस्कृत उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपमान, इसमें अप का अर्थ है बुरा या हीन, और मान शब्द का अर्थ है सम्मान, अलौकिक। तो इस प्रकार नए शब्द का निर्माण हुआ, वो क्या हुआ, अपमान, नया शब्द बन गया अपमान, तो जिसका अर्थ है निरादर। तो दोस्तों, ये है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा। बढ़ते हैं आगे।
देखिए हमारे पास है तत्सम या संस्कृत उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण। देखिए पहला है, हमने ऊपर देखिए कि पहला लिया है हमने कि वो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ क्या है, फिर उसका उदाहरण और उससे निर्मित शब्द। जब हमें उपसर्ग, हमारे पास एक मूल शब्द है रिक्त मान लीजिए, तो उसके आगे हमने संस्कृत का उपसर्ग जोड़ा अति, तो एक नया शब्द बन गया अतिरिक्त। दोस्तों उपसर्ग है हमारे पास अति, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक। हमारे पास शब्द है, मूल शब्द है रिक्त, हमने उसमें जोड़ दिया आगे, उसके आगे लगा दिया अति, तो वो रिक्त खाली, और अति के साथ नया शब्द बन गया अतिरिक्त, जिसका अर्थ होता है अलावा। इसके बाद है अनु। अनु मतलब पीछे, बाद में, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कर्ण शब्द हमारे पास मूल है, उसमें हमने जोड़ दिया अनु, तो अनु से वो नया शब्द बन गया अनुकर्ण। इसके बाद तीसरा देखिए उप। उप का अर्थ होता है छोटा, निकट। नाम शब्द हमारे पास मूल शब्द है, हमने उसके आगे उप जोड़ दिया, उप उपसर्ग का प्रयोग किया, अर्थात उप करने पर तो नया शब्द मिला हमें उपनाम। देखिए अगला उदाहरण है नी से। नी से क्या है, इसका अर्थ होता है निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है या नीचे के लिए। तो वास शब्द है हमारे पास मूल, तो हमने इसके आगे नी शब्द का उपसर्ग शब्दांश का प्रयोग किया, तो ये हमारे पास नया शब्द बन गया निवास। तो इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ, इसका पांचवा उदाहरण प्र। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक। तो ये गति शब्द है, गति मतलब किसी का चलना, आगे बढ़ना, तो उसका उसके आगे हमने प्र लगा दिया, तो प्रगति। तो दोनों से नया शब्द होना प्रगति। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, इसके अन्य उदाहरण भी हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग शब्द निर्माण में किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तद्भव या हिंदी के उपसर्ग की परिभाषा। तद्भव उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। देखिए दोस्तों, मूल रूप से जो तद्भव है वो कोई कहीं और से नहीं है, वो संस्कृत के ही जो उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के ही हमारे पास शब्दांश है, उनसे विकसित हुए हैं, उनसे ही बने हैं वो। उनका ही क्या है, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, और वो ही शब्द क्या है, वो बदलने के बाद तद्भव उपसर्ग बन गए। तो इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। देखिए तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा गया है। जैसे अ प्लस मर, इसमें अ का अर्थ है अभाव या निषेध, मतलब किसी चीज़ की कमी या मना कर देना, और मर का अर्थ है मरना। तो इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हुआ अमर। अ और फिर हमने इसमें क्या प्लस कर दिया, क्या जोड़ दिया, मर। तो हमारे पास शब्द था मर, जिसका अर्थ है मरना, लेकिन हमने हिंदी का उपसर्ग उसमें उसका योग किया, तो वो अमर शब्द बन गया। तो इसका नए शब्द का निर्माण हुआ अमर, जिसका अर्थ होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, सदैव जीवित रहने वाला। बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसके उदाहरणों की ओर। तद्भव या हिंदी उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखिए, हमारे पास कुछ कुछ ही उदाहरण हम इस वीडियो में ले रहे हैं। इसके ढेरों उदाहरण है हमारे पास जिन शब्दों का निर्माण होता है उपसर्गों से। देखिए अध, अध का अर्थ है आधा। हमारे पास मूल शब्द है पका, हमने उसमें मिला दिया किसको, हिंदी के उपसर्ग अध को। अध का प्रयोग किया उपसर्ग के रूप में हुआ प्लस पका, तो ये नया शब्द बन गया अधपका। उन, उन मतलब एक कम, हम बोलते हैं ना 29, तो 30 से एक कम, तो वो क्या बनेगा शब्द, 30 के आगे हमने उपसर्ग प्रयोग किया उन, और उससे नया शब्द बन गया 29, 39, 49। इस तरह से उन शब्द का प्रयोग किया जाता है एक कम के लिए। इसके लिए नी, नी देखिए तीसरा इसमें उदाहरण रहित बिना। तो रहित बिना इसका क्या है, अर्थ है नी लगेगा तो वो रहित हो जाएगा उससे, या फिर उसके बिना हो जाएगा। तो निडर, डर हमारे पास मूल शब्द है, हमने इसके आगे हिंदी का उपसर्ग प्रयोग किया नी, तो ये बन गया निडर। निडर अर्थात
बिना डर के, डर रहित। तो नए शब्द का निर्माण हो गया। देखिए उसने पूरी तरह से उसे बदल भी दिया। डर शब्द था, उससे निडर बना दिया। डर मतलब किसी चीज़ से डरना, डर लगना, लेकिन उसको निडर बना दिया। उसका तो विशेषता भी बदल दी, उसमें वो भी बदल गया, उसका बनावट भी बदल गई, परिवर्तन आ गया पूरी तरह से। भर, आगे है हमारे पास उदाहरण भर। भर का अर्थ होता है पूरा, भरा हुआ। तो देखिए भर जो है उपसर्ग जोड़ा हमने पेट के आगे, पेट प्लस भर, तो भर पेट, उससे नए शब्द का प्रयोग बन गया, निर्मित हुआ नया शब्द भर पेट। इसके बाद है ती, तीन। ती का अर्थ है तीन। जैसे कोना शब्द में हमने ती उपसर्ग का प्रयोग किया तो नया शब्द बन गया तिकोना। देखिए दोस्तों, इसके साथ अन्य और भी बहुत से उदाहरण हैं। तो ये केवल अभ्यास से ही पॉसिबल है कि हम अपना अभ्यास जारी रखें और सीख लें कि ये कैसे कैसे किए जाते हैं, कि किस शब्द, मूल शब्द क्या है उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसमें उपसर्ग क्या प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम अपने अंक भी नहीं खोएंगे। अब तक हमने पढ़ लिया संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। बढ़ते हैं हमारे पास अगला तीसरा क्या था, विदेशी या आगत के उपसर्ग की परिभाषा। अब आ गया हमारे पास तीसरा, विदेशी या आगत। जो विदेशी भाषाओं के मूल शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनके शब्दांशों को जोड़ा जाता है तो फिर क्या है, नए शब्द बन जाते हैं। तो उन्हें विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं। देखिए हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग शब्द मुख्यतः उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से विकसित हुए हैं। इन भाषाओं के क्या करते हैं, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं शब्दांशों को। तो जैसे एन वक्त, एन प्लस वक्त, तो इसमें एन का अर्थ है ठीक, सही, और वक्त का अर्थ है समय। तो इस प्रकार नए शब्द एन वक्त का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है सही समय। देखिए कैसे परिवर्तन कर दिया, एन और वक्त। एन इसमें उपसर्ग है, वक्त इसमें मूल शब्द है। एन का अर्थ क्या होता है, ठीक या सही, और उसमें हमने वक्त शब्द का प्रयोग कर दिया, मूल शब्द को उसके अंदर रखा, उसके आगे उपसर्ग का प्रयोग किया एन का, तो नए शब्द का निर्माण हो गया। तो इस नए शब्द के निर्माण से का अर्थ क्या होता है, सही समय। बढ़ते हैं इसके उदाहरणों की ओर। देखिए उदाहरण है हमारे पास, उपसर्ग दिए गए हैं, अर्थ दिए हैं, और फिर उदाहरण। उदाहरण में क्या है, मूल शब्द दिया जाता है और उसके आगे प्रयोग किया जाता है उपसर्ग का, और फिर उससे निर्मित शब्द। दोस्तों पहला उदाहरण है यहाँ पर खुश, अच्छा, उत्तम। खुश का अर्थ क्या होता है, अच्छा, उत्तम। तो दोस्तों ये है फारसी भाषा का उपसर्ग, खुश शब्द जो है। तो ये नसीब शब्द, मूल शब्द है हमारे पास नसीब, उसके आगे जुड़ा खुश, तो नए शब्द का निर्माण हुआ खुश नसीब। इसके बाद है ला, ला का अर्थ है बिना और अभाव। देखिए इलाज शब्द के आगे ला लगा दिया, तो इलाज क्या है, किसी का भी इलाज हो जाना, किसी बीमारी का, रोग का इलाज होना, तो इसके आगे ला लगा दिया, तो ये है ला इलाज, नया शब्द बन गया ला इलाज, इसका अर्थ ही बदल दिया। और ये भी क्या है, फारसी भाषा का शब्द बन गया। और ये फारसी भाषा का ही क्या है, ला भी और खुश भी, दोनों शब्द जो हैं हमारे पास, शब्दांश जो हैं वो उपसर्ग हैं फारसी भाषा से, विदेशी भाषा से। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ब, से के साथ। इसका अर्थ क्या होता है, से के साथ, तो ब प्लस खूबी, बखूबी। और इसके बाद है गैर, ये है हमारे पास उर्दू भाषा की गैर, बिना, रहित। तो हाजिर शब्द के आगे हमने गैर लगा दिया शब्द उपसर्ग, तो ये बन गया गैर हाजिर। नया शब्द का निर्माण हुआ, वो है गैर हाजिर। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के पांचवा और छठा उदाहरण है हमारे पास, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग सब। सब मतलब जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना सब, तो सब मतलब उप, अधीन, नीचे होना, मतलब उससे एक से, तो सब इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, सब वे, इस तरह से बहुत सारे इसके क्या हैं, उदाहरण है, निर्मित शब्द हैं जो सब का प्रयोग करने से बनते हैं। तो इसके बाद है चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, इस तरह से हेड है, और अन्य शब्द हैं, वाइस है, तो उनके आगे
दूसरे अन्य शब्दों के आगे जोड़ने पर क्या बन जाता है, उन उपसर्गों का प्रयोग करने से क्या बन जाता है, नया शब्द बन जाता है। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, इस तरह से बहुत से शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों ये थे विदेशी या आगत उपसर्ग के कुछ उदाहरण। बढ़ते हैं आगे। दो उपसर्गों से निर्मित शब्द। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई शब्दों में क्या होता है कि दो दो उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए कैसे होता है वो। शब्द है हमारे पास निराकरण, तो निर प्लस आ प्लस करण। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे ये बना, निर प्लस आ प्लस कर्ण, तो शब्द बन गया निराकरण। प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रति के साथ उप जड़ा, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रत्युपकार। तो ऊ जो है ये देखिए य के साथ छिपा है, तो प्रति, जब हम इसकी संधि करते हैं तो प्रति प्लस उप प्लस कार। सु प्लस सम प्लस कृत, सुसंस्कृत। अनाहार, अन प्लस आ प्लस हार। समाचार, सम प्लस आ प्लस चार, तो समाचार। अनासक्ति, अन प्लस आ प्लस शक्ति। अ प्लस सु प्लस रक्षित, अ सु प्लस रक्षित, असुरक्षित। सम प्लस आ प्लस लोचना, सम मा लोचना, समालोचना। इस प्रकार देखिए नए शब्दों का निर्माण होता है जिनमें दो दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। सु प्लस सम प्लस गठित, तो देखिए यहाँ पर तो म है लेकिन ये नासिक वर्ण है, तो ये सुगठित। अ प्लस नी प्लस यंत्रित, अनियंत्रित। अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार। अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। अब आपको प्रति और अक्ष प्रत्यक्ष बनना चाहिए, तो प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष होता है वो, तो अ जुड़ गया तो अप्रत्यक्ष। दोस्तों ये थे दो उपसर्गों से निर्मित जो शब्द बनते हैं उनके उदाहरण। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार उपसर्गों को समझा जाता है, किस प्रकार उनको सोल्व किया जाता है, उसमें से मूल शब्द को अलग किया जाता है और कैसे उसमें उपसर्ग की पहचान की जाती है, और उपसर्ग क्या है, शब्द निर्माण क्या है, उपसर्ग के भेद, उनकी परिभाषाएं और उनके साथ उनके उदाहरणों के साथ उनको हमने पढ़ा, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर तरीके से हम और काम कर सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें